आज थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर फिर हम लोग बढ़िया तरीके से बेहतरीन न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत कर सकें। इनइक्वलिटी जिसको हम साइन कंक्लूजन बोलते हैं दोस्तों, अच्छे से क्लियर है आपको, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। सारे बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, सारे टाइप वगैरह हमने देख लिए हैं, ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी दोस्तों हमने स्टार्ट कर दी थी और मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। क्या आप लोगों ने वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस बनाए? जल्दी से बता दीजिए। जैसे कि ये रहा पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न जो दोस्तों मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, फटाफट से बताइएगा कि इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से कि इसके अंदर स्टेटमेंट्स की संख्या अगर आप देखें ध्यान से तो दो स्टेटमेंट्स है कि नहीं, करेक्ट है। अब पहला वाले कंक्लूजन को देखिए, किस पे रिलेशन दे रखा है सर? सी ए यहां दे रखा है बी डी। अब सी कहां पे आ रहा है सर? सी यहां आ रहा है। देखिए हमेशा क्या करना होता है ना आपको, जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उन दोनों स्टेटमेंट्स में जो कॉमन फैक्टर है पहले उसको देखिए, पर उनसे भी पहले आपको कंक्लूजन देखना है। सबसे पहले कंक्लूजन देख लिया सर, सी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए। सर सी यहां पर है जो है और ए जो है यहां पर है, सिंगल सेंटेंस में ही दे दिया, हमें दूसरे वाले सेंटेंस की तो जरूरत भी नहीं पड़ी स्टेटमेंट की, हमें पहले वाले स्टेटमेंट से ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सर सी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए। सर सी ये रहा, ये रहा, ए आगे की तरफ है, सी पीछे की तरफ है, तो क्लियरली हम बोल रहे हैं कि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, अर्थात ए बड़ा है सी से। सर ये 100% ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखिए सर बी और डी के बीच में रिलेशन चाहिए। अब देखिए दो अलग अलग सेंटेंसेस में आ गए, आप स्टेटमेंट को फोकस करिए कि बी कहां है सर? बी इस वाले सेंटेंस में। सर डी कहां है? डी इस वाले सेंटेंस में। अब बी इस वाले सेंटेंस में है, डी इस वाले सेंटेंस में है, तो अब आपको याद रखिएगा दोनों सेंटेंसेस में आपको यह चेक करना होगा कि कॉमन कौन है। जी हां, क्या चेक करना होगा? कॉमन कौन है। देखिए बी के साथ ए एफ और सी आ रहा है, यहां डी के साथ ई और सी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन हुआ? सी। सर सी इस सेंटेंस में भी है, सी इस सेंटेंस में भी है, हमें रिलेशन पूछा गया है बी और डी का, तो सर पहले तो बी का सी के साथ रिलेशन बना देंगे। आप बोलेंगे सर बी ग्रेटर देन सी, ये रिलेशन बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए डी और सी के बीच में रिलेशन क्या बनेगा कि आगे वाला डी बड़ा है, पीछे वाला सी छोटा है, तो अब क्या बनना चाहिए रिलेशन? सर डी बड़ा होना चाहिए सी से। यस और नो? सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप करके बता देंगे कि यस सर बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो क्लियरली पता चल रहा है, इजी वे में पता लग रहा है कि सर बी और सी के बीच में रिलेशन है बी ग्रेटर देन सी, डी और सी के बीच में रिलेशन है डी ग्रेटर देन सी। अब ये हो गया ब्रेक पॉइंट। ये क्या हो गया भाई साहब? ये आपका हो गया ब्रेक पॉइंट। ये ब्रेक पॉइंट हो चुका है, अर्थात बी का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, बी का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ब्रेक पॉइंट वालों का बाईं तरफ वालों के साथ, दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, यानी आंसर क्या बनेगा इसका? फर्स्ट फॉलो। इतना इजी प्रश्न था, आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रश्न मैंने आपको ये दिया था होमवर्क के लिए, ठीक है ना, करेक्ट है। ध्यान से देखिए, अभी अभी दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एएलपी शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और उसके अंदर 25 प्रश्नों की जगह दोस्तों 37 प्रश्न हमें रीजनिंग के देखने को मिले। 37 प्रश्न, सोचिए 75 में से आधे से ज्यादा पेपर आप ये देख लीजिए कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से भरा हुआ है। बाकी फिर आपके मैथ्स आइए और साइंस जो है और मतलब करंट अफेयर्स बहुत ही कम, नामात्र के बराबर आया। अब ये 37 के 37 प्रश्न करने वाले प्रश्न थे, जिसका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, खास करके रीजनिंग में तो पूरे नंबर आराम से आप बटोर सकते हो। थोड़ा सा फोकस्ड होके अगर आपने अच्छे से दोस्तों मेहनत कर दी, अच्छे से आपने साथ में मेहनत कर दी, तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहां पर के और पी के बीच में रिलेशन पूछा गया है आपसे। रिलेशन किसके बीच में पूछा गया है? के और पी के बीच में। चलिए आ जाइए फटाफट से देखते हैं इसको। अब देखिएगा के कहां है, पी कहां है, पहले ढूंढिए दोस्तों, पहले ढूंढिए कि के कहां है, पी कहां है। अब आप देखिए सबसे पहले तो सर जो आपने बोला था हम वही करेंगे, बराबर जो है वो एक ही चीज होती है, जो बराबर होता है वो एक ही चीज होता है। ये के है यहां, ये पी है यहां, दोनों के लिए कॉमन कौन है? एन। आप ध्यान से देख लीजिए, के वाली इस सेंटेंस के अंदर एन आ रहा है और पी वाले इस सेंटेंस के अंदर एन आ रहा है,
ठीक है, तो अब आप देखिए m और n तो एक ही चीज है, चाहे m लिखें या n लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे m लिखें या n लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे रिलेशन क्या बनेगा कि ये जो n है, ये n बड़ा और बराबर है किससे, k से। ये n जो है ये बड़ा और बराबर है किससे, k से। और यहां पर देखिए ये p जो है ये भी बड़ा और बराबर है n के, जो p है ना, वो भी बड़ा और बराबर है किससे, n से। देखिए आपको अब k और p के बीच में रिलेशन देखिए क्या है, k और p के बीच में भाई साहब रिलेशन देख लो क्या है, k यहां है p यहां है, दिख रहा है आपको, k यहां है p यहां है, दो अलग अलग जगहों पर दिख रहा है क्या। देखो k और p के बीच में प्रॉपर रिलेशन आएगा सर p ग्रेटर देन इक्वल टू k, यस और नो। पहले ये बता दो, ये बनाना सीख गए आप भाई। इस वाले सेंटेंस में k था, इस वाले सेंटेंस में p था, दोनों के लिए कॉमन था n, तो पहले k का n के साथ रिलेशन बनाया कि n बड़ा और बराबर है k से, फिर p का n के साथ रिलेशन बनाया कि p बड़ा और बराबर है n से। अब k और p इन दोनों के अंदर अगर आप लोग चेक करें तो रिलेशन निकल कर आया है कि p बड़ा और बराबर है k से। अब पूरा का पूरा रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाएगा तो दोस्तों यही केस आइदर और का बनेगा, यही केस किसका बनेगा, आइदर और का। पूरा का पूरा दोस्तों रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाएगा तो यही केस किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न मैंने आपको रिलेशन किया था, यही तो आपको समझाया था। इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों गलत हैं, परंतु ओवरऑल भी तो देखना होता है ना। P और K के बीच में रिलेशन है कि P बड़ा और बराबर होना चाहिए। अब एक ही प्रश्न में अगर दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाए पूरा का पूरा सिंबल, तो फिर ये केस किसका बन जाता है, आइदर और का। चलिए यहां पर देखिए, हमें रिलेशन K और G के बीच में चाहिए। किसके बीच में चाहिए, K और G के बीच में। अब दोनों देखिए G यहां पर है, K यहां पर है, G के साथ कॉमन यहां पर F है, K के साथ कॉमन यहां पर F है। चलिए तो पहले तो G का F के साथ क्या रिलेशन बनाएंगे कि भैया G जो है वो बड़ा है F से, और ये क्या है, K बड़ा है F से, K जो है वो भी बड़ा है F से। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये ब्रेक पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया यार। G भी F से बड़ा था, K भी F से बड़ा है, तो G और K में भाई साहब क्या रिलेशन होगा हमें पता नहीं। G और K के बीच में क्या रिलेशन होगा दोस्तों हमें पता नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ बड़े और बराबर से काम चल जाएगा। अब K और D के बीच में रिलेशन देखें तो फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, K बड़ा है F से, ठीक है, K जो है वो बड़ा है F से, और F और D के बीच में रिलेशन देख लीजिए कि F बड़ा है किससे, D से। तो हाँ, K और D के बीच में रिलेशन बन सकता है कि K बड़ा है D से। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर। ईमानदारी से बताना ये आपने घर पे किए हैं या नहीं किए हैं। ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि ये प्रश्न जो मैंने आपको दिए थे ये ईमानदारी से आपने घर पे किए थे या नहीं किए थे। देखिए ऐसे तो फिर क्या होगा ना, हर चैप्टर खत्म होता चला जाएगा, सारे चैप्टर क्या होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर आपको कोई चीज घर पे करने के लिए दी गई है तो उसके पीछे का कारण ये है कि ये अगर आपने अच्छे से कर ली होती तो फिर आगे जाके आप अच्छे से फिर बाकी के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, करेक्ट है। यहां कितना सिंपल सा कंसेप्ट था, ये D रहा, ये K रहा, यहां K के साथ F है और यहां F के साथ D है, तो बन गया ना। देखो K जो है वो बड़ा था F से, ये लिख दिया मैंने K बड़ा है F से। फिर F और D के बीच में क्या रिलेशन था, F बड़ा था D से, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी F बड़ा था D से। तो K और D के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया कि K बड़ा हो गया D से, यही तो दे रखा है तुम, ऐसे सोचना होता है। अब आप यहां पर आइए, सबके मतलब दे रखे, अल्फा का मतलब ग्रेटर और इक्वल, बीटा का मतलब इक्वल, डॉलर का मतलब लेस और इक्वल, हैशटैग का मतलब ग्रेटर है, और इस लैम्डा का मतलब दे रखा है आपको लेस देन। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, बीटा का मतलब क्या है दोस्तों, बराबर। आप कहेंगे कि सर यहां पे बराबर होना चाहिए। अल्फा का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, सही है। फिर यहां पे अल्फा का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ यार, वहां पे कंप्यूटर की जो स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पर तो ये सिंबल लिख नहीं सकते ना आप, भाई किसका मतलब क्या है मेरे भाई, है ना। आप मुझे बस इतना बताइए कि किसका मतलब क्या है। ये चीज आपके सामने जब स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उसकी स्क्रीन पे थोड़ी ना लिखने बैठेंगे हम,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले उस स्पीड को भी बढ़ा के रखना है और फटाफट से एक बार में ही स्टेटमेंट कॉपी में बन जाना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब हाँ सर ने तो भैया बोर्ड पे लिख दिया था तो हम भी वहां पे करके देख लेते हैं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। वहां पे तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना। और आप कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं आपको। आप फटाफट से बस आपने देख लिया किसका मतलब क्या है, अब आप फटाफट से पूरा का पूरा बनाने की कोशिश करिए कि क्या बनेगा कि W बीटा Z, बीटा का मतलब बराबर है तो आप बनाओगे W बराबर है Z के। फिर आप देखिए R जो है, R बड़ा और बराबर होगा किससे, W से। इस W से कौन है R, R बड़ा और बराबर है किससे, W से, क्योंकि ये बराबर है तो ये तो एक ही चीज है, इनको तो यहां रख दो। फिर आगे देखो Z और M के बीच में रिलेशन दे रखा है कि Z बड़ा और बराबर है M से, ये रहा Z बड़ा और बराबर है M से। यानी अब आपने इस स्टेटमेंट को एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब बीटा की जगह रख दो। बीटा का मतलब क्या था, बराबर। इसको क्या बोलोगे आप, R बराबर है M से। और हैशटैग का मतलब क्या था दोस्तों, हैशटैग का मतलब था ग्रेटर, यानी इसको आप बोलोगे R ग्रेटर है M से। तो पहले तो R और M के बीच में रिलेशन बताओ क्या बनेगा। आप कहोगे कि सर R और M के बीच में रिलेशन बनेगा बड़े और बराबर का, क्योंकि R बड़ा और बराबर है इससे और ये बड़ा और बराबर है M से, तो R और M के बीच में रिलेशन निकल के आया बड़े और बराबर का। सर ये रिलेशन निकल कर आया है और यही रिलेशन देखिए पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइड करके दे दिया कि नहीं उसने, खुद देख लो आप। जब पूरा का पूरा रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड करके दे दे तो यही केस किसका बन जाता है, यही केस आइदर और का बन जाता, यही केस आइदर और का बन जाता। आराम से आप बढ़िया तरीके से रीजनिंग का सिलेबस सबसे पहले पूरा करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है, ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। अब तो क्या है, वो क्लॉक। आइए फटाफट से ये देखिए m अल्फा n, तो अल्फा का मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, तो आप इसको बोलोगे m ग्रेटर और इक्वल है n से। ठीक है, इसको देखो डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, लेस और इक्वल, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, लेस और इक्वल। करेक्ट। अब देखिए इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अब आप देखिए यहां पे अभी तक इनमें कोई रिलेशन नहीं है मित्रों, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। m अल्फा का मतलब है दोस्तों, अल्फा का मतलब है ग्रेटर और इक्वल, है ना। डॉलर का मतलब क्या है, देखिए डॉलर का मतलब है लेस और इक्वल, और फिर अल्फा का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर और इक्वल। सही है। अब आपने m ग्रेटर देन इक्वल टू n तो बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको m और n कहां दिख रहा है ये चेक करिए। क्या इस सेंटेंस में m और n है, नहीं है। हाँ, इस सेंटेंस में m और n में की जगह m जरूर दिख रहा है, यानी m से बड़ा और बराबर कौन है, q था, तो आप लिख दोगे q, कि q जो है, लास्ट वाले को पकड़ोगे कि q जो है वो बड़ा और बराबर है m से। अब ये q जो है ना, ये देखिए h से भी बड़ा और बराबर था, ये जो q था ये q h से भी बड़ा और बराबर था। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर ये सेंटेंस हमने बना लिया पहले। अब सेंटेंस बनाने के बाद ये बन गया सर ब्रेक पॉइंट। ये क्या बन गया दोस्तों, ये ब्रेक पॉइंट बन गया। h है, q है, m है और n है, दिख रहा है अब आपको, ये ब्रेक पॉइंट हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि सर ब्रेक पॉइंट के बाईं तरफ वालों का ब्रेक पॉइंट के दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ब्रेक पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं वो ब्रेक पॉइंट कहलाता है। अब h बीटा m, बीटा का मतलब क्या है, बराबर। आप इसको पढ़ोगे कि h बराबर है m से, ये पूछा गया है। अगला है फिर से बीटा, तो आप बोलोगे कि q बराबर है n से, ये पूछा गया। अब भाई साहब ये रहा q, ये रहा n, q और n के बीच में तो सर जो रिलेशन है वो ये है कि q बड़ा और बराबर होना चाहिए था n से, लेकिन यहां पर q और n के बीच में आधा अधूरा रिलेशन दे रखा है, तो आप इसको कर दोगे रॉन्ग। सर h और m के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एक लेफ्ट तरफ आ रहा है, एक राइट साइड आ रहा है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड आ रहा है, एक राइट साइड आ रहा है, तो ब्रेक पॉइंट के लेफ्ट बाईं तरफ और दाईं तरफ अगर चीजें आती हैं तो उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये दोनों ही क्या हो गए, नन फॉलो। क्या हो गया दोस्तों, नन फॉलो। मैं आप लोगों से हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, मैं हमेशा आप लोगों से एक ही चीज बोलता हूं कि रीजनिंग को लेकर कभी भी जीवन में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना।
रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग तो आप बाजी मार जाएंगे। आप पूरे 37 के 37 के 50 भी प्रश्न आ जाते हैं ना तो 50 के 50 सही करके आते आप। ठीक है, बस फर्क इतना सा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट पढ़ते हो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना कि यार सब कुछ आ गया मेरे को, रीजनिंग को लेकर आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपने किसी टॉपिक के 500 प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस की हो, घर पे किसी टॉपिक के 500 प्रश्न किए हो, आपको बहुत अच्छे से आता हो वो टॉपिक, पर जरूरी नहीं है कि एग्जाम हॉल में वो प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड आए, वो आपसे बने और उस समय आप पैनिक कर जाओ कि यार इसके तो मैंने 500 प्रश्न किए थे, यार ये बन क्यों नहीं रहा। होता है रीजनिंग में, ऐसा होता है कि जिन टॉपिक की बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करी वो हमसे बन जाते हैं। कभी कभार हम बहुत सारे टॉपिक, किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम तो पारंगत हो गए इस टॉपिक में, लेकिन वो कभी कभार नहीं बनता है। तो इसीलिए रिलैक्स होके अच्छे से जो पहली और दूसरी क्लास हुई है उसको आज जाइए एक बार जाके चेक करिए। और जो बच्चा ये कह रहा है कि सर टाइम बहुत कम है, तो वो आपके लिए कम नहीं है ना, वो सभी के लिए कम है। जिसका एनटीपीसी का एग्जाम है, ठीक है, करेक्ट, उससे पहले जिसका जेई का है या अपकमिंग ग्रुप डी वगैरह आप बाद में देने वाले हो, तो आपको अब टाइम ज्यादा पहले जैसा नहीं होने वाला है कि भैया वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर गए, 1 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं। अब नहीं होगा ये। अब रेलवे 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका CBT 1 तो करवाई देगा फॉर्म भरने के बाद ही। जैसे ही आपने फॉर्म भरा 2-3 महीने में आपका CBT 1 हो गया, समझ जाइए आप। ठीक है, आइए देखिए इधर V#W, पर पहले हैशटैग का मतलब देखिए क्या है। हैशटैग का मतलब है सर ग्रेटर देन, तो आप इसको कैसे बनाओगे, L ग्रेटर देन है T से। ठीक है, बनाया L ग्रेटर देन T। फिर क्या दे रखा है, बीटा का मतलब क्या है, बराबर, V बराबर है L के। तो देखिए ये V को बराबर कर दिया आपने L के साथ। फिर क्या है, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए लेस देन और इक्वल, है ना, ऐसा साइन, लेस देन और इक्वल। तो आप क्या बोलोगे कि W जो है बड़ा और बराबर है T से, तो आप इधर की तरफ ले गए W को कि W बड़ा और बराबर है T से। अब आप खुद देखिए ये हो गया ब्रेक पॉइंट, हो गया दोस्तों, ये देखिए ये आपका हो चुका है ब्रेक पॉइंट, हो गया ब्रेक पॉइंट। तो अब आप कहेंगे कि सर बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब V और W के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, क्या V बड़ा है क्या W से? जी बिल्कुल, V और L तो एक ही चीज है, चाहे V को लिखें या L को लिखें, जो बराबर होता है वो एक ही होता है। और V, फिर यहां पे देखिए चिन्ह खुला हुआ है, तो V बड़ा है T से, है ना, V बड़ा है T से। लेकिन V और W, V इधर की तरफ है, W इधर की तरफ है, हम नहीं कह सकते कि इनमें रिलेशन होगा कोई। फिर आगे देखिए T और W को देखिए, बीटा का मतलब क्या है, बराबर। आप बोलेंगे क्या T बराबर है क्या W के? जी नहीं, T और W के बीच में रिलेशन है कि W बड़ा और बराबर होना चाहिए था, परंतु आपने तो सिर्फ बराबर लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। आंसर बनेगा नन फॉलो। क्या बनेगा आंसर, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों, कभी कभार क्या होता है ना, आपको जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही आपको कंक्लूजन मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी कंक्लूजन मिल सकते हैं, फिर ऑप्शंस के भी ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे चेक करना। चलिए तो पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, आ जाइए। @ का मतलब बराबर है, तो आप बोलोगे कि सर L बराबर है T से। फिर डॉलर का मतलब देखोगे तो डॉलर का मतलब है ग्रेटर और इक्वल, तो आप बोलोगे कि T बड़ा और बराबर है B से। फिर अगला कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है, L T, फिर T से स्टार्ट हो गया, TT BB RR, तो यानी सीक्वेंस में ही चल रहा है। परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन, आप बोलोगे कि B लेस देन है R से। ठीक है, फिर कॉपीराइट का मतलब देखिए ग्रेटर देन, तो आप बोलोगे कि R ग्रेटर है किससे, U से। दोस्तों अब आप ध्यानपूर्वक अच्छे से मेरे भाइयों आप लोग देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें कि ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है, बराबर हैं, एक ही है ना, आप खुद देख लीजिए, L और T लिखा हुआ एक ही चीज है। अच्छा, इसके अंदर देखिए ब्रेक पॉइंट भी है, एक ब्रेक पॉइंट नहीं है, 2 ब्रेक पॉइंट है। एक ब्रेक पॉइंट तो ये रहा और दूसरा ब्रेक पॉइंट ये रहा, ये आप देख लीजिए, है कि नहीं। अब ब्रेक पॉइंट का रूल होता है कि बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चलिए परसेंटेज को देख लीजिए, परसेंटेज का मतलब है यहां पर देखिए कि B छोटा है क्या L से, या यूं भी कह सकते हैं क्या L बड़ा है क्या B से। नेक्स्ट से @ का मतलब है बराबर, क्या B बराबर है क्या L के, और U और T के बीच में स्टार दे रखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे कि U लेस देन और इक्वल है क्या T से। चलो भाई चेक करते हैं, पहले B और L को देखते हैं।
सर एल और टी दोनों एक ही चीज हैं, चाहे एल को लिखें या टी को लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आप बोलोगे कि सर एल बड़ा और बराबर है बी से, ये रिलेशन निकल कर आएगा। एल भी बड़ा और बराबर है बी से और टी भी बड़ा और बराबर है बी से। ये बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि ये दोनों एक ही चीज हैं, तो चाहे इसको लिखें या इसको लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी के साथ रिलेशन ये होगा। अब एल का बी के साथ रिलेशन है कि एल बड़ा और बराबर होना चाहिए बी से। अब पूरा का पूरा रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाएगा तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ये तो आइदर और का केस बन गया ना। ये केस तो किसका बन गया? आपका आइदर और का केस बन गया कि नहीं? ये केस किसका बन गया दोस्तों? आपका आइदर और का केस बन गया कि नहीं? क्योंकि भैया पूरा का पूरा रिलेशन एल और बी के बीच में जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा रिलेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड होके आ गया, ठीक है, तो वो बन गया आइदर और का केस। अब यू और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, यू आ रहा है इधर, टी आ रहा है इधर, तो बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ब्रेक पॉइंट के बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं हो। तो आंसर क्या बनेगा? आइदर और। किसमें? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या लग जाएगा? आइदर और। अब आप लोग करके बताओ यार मुझे ये प्रश्न, अभी तक तो मैंने किए हैं ऑलमोस्ट सारे प्रश्न, अब आप लोग मुझे करके बताइए यार, ठीक है? चलिए आ जाइए, अब आप लोग करके बताओ भाई क्या आएगा। चलो देखो, स्टार का मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल। आप इसको क्या बोलोगे? स्टार का मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल। जेड लेस देन और इक्वल है किससे? एक्स से। फिर एक्स एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है? बराबर। एक्स बराबर है सी से। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है? लेस देन। सी लेस देन है किससे? एल से। फिर डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल। एल ग्रेटर और इक्वल है किससे? टी से। ठीक, ये हो गया। अब आप ध्यानपूर्वक अच्छे से दोस्तों चीजों को देख लीजिए फटाफट से, कि जो बराबर होता है यार वो तो एक ही चीज होती है भाई साहब, जो बराबर होता है वो एक ही चीज होती है, सही है ना? अब आप देखिए यहां पर चिन्ह परिवर्तित हो गए कि नहीं हो गए? ये देखिए, है ना? तो ये ब्रेक पॉइंट भी हो गया, यानी बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन भी नहीं होगा। चलिए, कॉपीराइट का मतलब क्या दे रखा है? ग्रेटर देन। आप इसको बोलेंगे कि एल ग्रेटर है कौन से? जेड से। डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल। आप बोलोगे कि सी ग्रेटर और इक्वल है जेड से। फिर डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल, तो आप इसको भी बोलोगे कि जेड जो है वो ग्रेटर और इक्वल है टी से। अब मेरे भाई फटाफट से आप लोग देख लीजिए, पहले एल और जेड को देख लीजिए। एल कहां है? सर एल ये रहा। जेड कहां है? जेड ये रहा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एल की तरफ मुंह खुला हुआ है। अब ये दोनों तो एक ही चीज है, यानी एल बड़ा है इनसे और ये बड़े और बराबर हैं जेड से, तो एल बड़ा हो गया जेड से, ये तो क्लियर है। एल बड़ा हो गया जेड से, ये तो क्लियर है। अब सी और जेड के बीच में रिलेशन देखना है। सर सी और एक्स तो एक ही चीज है, चाहे सी को लिखें या एक्स को लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सी और एक्स तो एक ही चीज है, यानी कि सी जो है वो बड़ा और बराबर है किससे? जेड से, है ना? तो देखिए सी बड़ा और बराबर है जेड से, ये बात सही हो गई। अगला देख लीजिए, जेड और टी के बीच में रिलेशन निकालना है। ये जेड है, ये टी है, बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसको हम अलग कर देंगे। सही है दोस्तों, जल्दी बताइए। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, क्या बना? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है? आ जाइए, इसको करके बताइए अब आप। ये आपके सामने है, पढ़ाई से मतलब रखिए ना दोस्तों, फोकस यहां पे रखिए। अब ये वाला करके बताइए, जल्दी करके बताइए बस आप फटाफट से, कुछ नहीं है अब इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, बस ये बनाना सीख गए आप, सब कुछ बेड़ा पार है आपका, ठीक है? ये भी मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा दिए आपको, हालांकि वहां पे सिंपल डायरेक्ट लिखे हुए ही आएंगे, पर अगर डायरेक्ट लिखे हुए नहीं आते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली लिखना कैसे। तो पहले परसेंटेज को देख लो, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, तो आप बोलोगे कि यू लेस देन है वी से। फिर स्टार का मतलब है लेस देन और इक्वल, तो वी से लेस देन और इक्वल है डब्ल्यू। फिर देखिए डब्ल्यू कॉपीराइट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, आप बोलोगे डब्ल्यू बड़ा है किससे? एस से। फिर डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल, तो ये बना दिया ग्रेटर और इक्वल एक्स। अब आप देखिए ब्रेक पॉइंट कहां पर है, ये देखिए ये ब्रेक पॉइंट है भाई साहब, ये ब्रेक पॉइंट हो गया।
परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन, तो आप इसको देखिए x जो है वो लेस देन है w से। फिर से देखिए u जो है वो लेस देन है w से। स्टार लेस देन और इक्वल, तो इसको बोलेंगे v लेस देन और इक्वल है x से। चलो आ जाइए भाई साहब, यहां पे इधर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, हमें w और x के बीच में रिलेशन चाहिए। सर w ये रहा, x ये रहा, w और x के बीच में रिलेशन निकल कर आएगा कि w बड़ा है x से, जो कि बिल्कुल सही है। क्या w u से भी बड़ा है क्या? जी हाँ सर, w u से भी बड़ा है। ये देखिए w जो है सर वो u से भी बड़ा है, w बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो w डायरेक्टली बड़ा हो गया u से, ये भी सही है। सर v और x के बीच में रिलेशन चाहिए। अब v यहां है, x यहां है, बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। मैं आप लोगों से बस एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग ऐसे प्रश्न कर लेंगे? सभी लोग जल्दी से फटाफट से थम्स अप करके बस मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या आप इन प्रश्नों को कर लेंगे आसानी से? चलो एक और करते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है? बराबर, तो आप बोलोगे कि सर v बराबर है b से। l स्टार b, स्टार का मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल, है ना? करेक्ट है, तो आप बोलोगे ये लेस देन और इक्वल यहां लग जाएगा, तो आप बोलोगे कि b जो है वो बड़ा और बराबर है किससे? l से। फिर डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल, तो यहां ग्रेटर और इक्वल यानी l बड़ा और बराबर है r से। फिर परसेंटेज का मतलब क्या है? लेस देन, तो r छोटा है z से। अब आप देख लीजिए ये दोनों तो बराबर हैं, जो बराबर होता है वो एक ही चीज होता है, सही है। और ये हो गया ब्रेक पॉइंट, ये आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, ये ब्रेक पॉइंट हो गया। तो ब्रेक पॉइंट में क्या होता है? बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। चलिए कॉपीराइट को देख लीजिए, ग्रेटर है, आप इसको बोलोगे कि z ग्रेटर है किससे? b से। फिर यहां देखिए स्टार का मतलब क्या है? लेस, तो आप बोलोगे r लेस देन और इक्वल है v से। फिर l स्टार, स्टार का मतलब है लेस देन, l लेस देन और इक्वल है v से। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, बस इतनी सी छोटी सी चीज बता दीजिए कि z और b कहां है? सर b यहां है, z यहां है। सर b यहां है, z यहां है, थोड़ा दिमाग लगाइए। सर b यहां है, z यहां है, ब्रेक पॉइंट के दोनों साइड है, तो b और z के बीच में जो रिलेशन है सर वो कुछ भी हो सकता है। b इक्वल टू z भी हो सकता है, b ग्रेटर देन z भी हो सकता है, और b लेस देन z भी हो सकता है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो आपको पता है ना, तीन रिलेशन होते हैं, सही है, यही होता है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा मेरे भाई, यहां पर आपको z और b के बीच में रिलेशन दे रखा है कि z बड़ा होना चाहिए b से, तो हम कैसे कह सकते हैं? z b के बराबर या छोटा भी तो हो सकता है। r और v को भी देखिए, r और v के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, r और v के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी आपको दे रखा है कि v बड़ा और बराबर है r से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर यहां भी देख लीजिए मेरे भाई, अच्छे से देख लीजिए इस जगह, ठीक है, L और V के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। L कहां है? ये रहा। V कहां है? ये रहा। V, क्या V बड़ा और बराबर है क्या L से? जी हाँ। V और B में से देखिए, चाहे V को लिखें या B को लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, V बड़ा और बराबर है L से, तो जी बिल्कुल V जो है जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो V बड़ा और बराबर है L से। तो आंसर क्या बना दोस्तों? थर्ड फॉलो। क्या आंसर बनेगा? थर्ड फॉलो, ठीक है, करेक्ट है। जब रिलेशन एक ही कंडीशन में बन सकता है जब सारे के सारे तीनों के तीनों सिंबल यूज हो रहे हो, आइदर और का केस, ठीक है। अब आराम से आप इस प्रश्न को करिएगा, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आराम से आप लोग, ये 2-4 प्रश्न बचे हुए हैं, इनको आप बनाइएगा, वरना सारे ही अगर मैंने करा दिए, ठीक है, तो कोई मतलब और सेंस नहीं निकलेगा। हालांकि करा सकता हूं पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। सेम इसी टाइप के कंसेप्ट हैं, इसी टाइप की चीजें। तो देखिए हमारा मेन मकसद ये है कि हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते हुए चल रहे हैं, ताकि जीवन में दोबारा कभी जरूरत ना पड़े। मैं कह रहा हूं घर पे अगर आधा घंटा 1 घंटा भी मुश्किल से अगर आपने रीजनिंग को ईमानदारी से दे दिया, मैं कह रहा हूं रीजनिंग के ज्ञाता बन जाओगे आप, ठीक है, करेक्ट है। चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, जम के मेहनत करिए। कल संडे है, पूरा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से चीजों को, ठीक है। फिर मंडे को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।